हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे। हम लोग अपने सेशंस में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ब्लड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ब्लड के स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ ब्लड के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ब्लड CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। आज स्पेशल फीचर में हम लोग देखेंगे कि ब्लड कैसे बॉडी के टेम्परेचर्स को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, ब्लड ग्रुप्स क्या होता है और RH फैक्टर्स क्या है। इन सब के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ब्लड टेम्परेचर्स को कैसे मेंटेन करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ड्यूरेशन में बॉडी हीट हो जाती है और जैसे ही ये ब्लड फ्लो करता रहता है तो इसके फ्लो से क्या होता है, धीरे धीरे वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। इस तरह से ये ब्लड टेम्परेचर्स को भी मेंटेन करने के लिए यूजफुल हो जाता है। और टेम्परेचर्स के बाद हम लोग एक और फैक्टर्स देखते हैं, पीएच। यह पीएच को भी मेंटेन करता है। पीएच मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर्स को भी मेंटेन करता है। जब हमको पता है, हम लोग जैसा कि जानते हैं, केमिस्ट्री में सबने पढ़ रखा होगा कि एसिडिक नेचर कब होता है, जब H+ आयन इंक्रीज करता है, और बेसिक नेचर कब होता है, जब OH- आयन इंक्रीज करता है। तो जब एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी के ब्लड्स में कुछ बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड्स। ये बाइकार्बोनेट क्या है, किसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड्स को। तो जैसे ही एसिडिक नेचर बढ़ता है तो बाइकार्बोनेट वर्क करता है। कार्बोनिक एसिड जब बेसिक नेचर से इंक्रीज होता है तो वो उसको धीरे धीरे एसिडिक में बनाता है। तो इस तरह से इसका मेन फीचर है ये। और पीएच को मेंटेन करने के लिए और कई भी फैक्टर्स यूज में होते हैं, तो अभी हम लोग स्पेशली ब्लड के बारे में ही देखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप। ठीक, ब्लड ग्रुप क्या है, किसकी खोज किसने की थी, और इसके बारे में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने किया था, लॉर्ड कॉरलैंड स्टीनर ने किया था। तो कॉरलैंड स्टीनर्स ने बताया किसके आधार पे, एंटीजन्स के आधार पे। एंटीजन्स क्या है, एंटीजन्स एक प्रकार का प्रोटीन है। और हम लोगों ने पहले ही एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा, तो एंटीबॉडीज भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, और ये मतलब किस तरह से वर्क करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एंटीजन्स, इसको अन्य नाम से एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, एग्लूटिनोजेन। ठीक, वही एंटीबॉडीज का अन्य नाम क्या होता है, एग्लूटिनिन्स। ठीक, तो एंटीबॉडीज जो होता है, हम लोग पढ़े हैं कि WBC में, इस टॉपिक को हम लोग कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने WBC में। तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन WBC के द्वारा होता है जबकि एंटीजन्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, RBCs के द्वारा। सॉरी। तो देखिए, RBCs में फॉर्मेशन होता है और RBCs की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसमें इस प्रकार की प्रोटीन्स लगी होती हैं, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, एंटीजन। जबकि WBC के प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी आउटर लेयर होती है। तो प्लाज्मा में WBC में क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है। ठीक, देखिए, और जो एंटीजन्स होता है, एंटीजन्स ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रकार का होता है, जबकि एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन होता है और इम्यून का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज को एक बार
उसके बिहेवियर नेचर को समझते हैं। एंटीजन्स क्या है? एंटीजन एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करता है, यानी कि एक्टिव बनाता है, सक्रिय करता है। जैसे कोई पैथोजेंस या फिर कोई वायरस या बैक्टीरिया जब किसी बॉडी में इंटर करता है तो वहां पे उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाती हैं। ठीक, तो कुछ एंटीजन्स हमारे ब्लड में होते हैं जिसको हमारी बॉडी पहचानती है, जो हमारे ब्लड हमारे उसको पहचानते हैं, तो वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को हमेशा एक्टिव बनाए रहती हैं। और कुछ एंटीजन्स ऐसे होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में आते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरियाज या वायरसेस कहते हैं, जिसको किल करना आवश्यक हो जाता है, तो वो भी एंटीबॉडीज के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ रही होगी। एंटीबॉडीज दो प्रकार के होते हैं, जो हमारे ब्लड में इन्वॉल्व होते हैं पहले से, जिसको हमारे ब्लड में ही इसका फॉर्मेशन जहाँ पे होता है, और एक तो जो फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में आते हैं। ठीक, तो इन्हीं एंटीजन्स के आधार पर लैंडस्टीनर ने ब्लड को कई ब्लड ग्रुप्स में बांट दिया। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे बांटा गया इसको। जो हम लोग देखते हैं, लैंडस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप को बताया वो सिर्फ 3 ही ब्लड ग्रुप को बता सके, उसमें ए, बी और ओ। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स को बताया? ए, बी और ओ। ब्लड ग्रुप का नाम ए, बी, ओ क्यों रखा? उनके एंटीजन्स के अकॉर्डिंग। जिसमें ए एंटीजन्स पाए गए उसको ब्लड ग्रुप ए में, जिसमें बी एंटीजन्स उसको बी में, और जिसमें ओ तो उसको ओ में। तो एंटीजन्स क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया। तो देखिए, ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन्स ऑन आरबीसी। हमने बताया कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। तो ये जो ए बी आया, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है डिकैस्टलो। एंड स्टर्ली। इन्होंने 1901 में इसे डिस्क्राइब किया। कौन से ब्लड ग्रुप को बताया? ए बी, जो कि बाद में आया। पहले कौन था? ए, बी और ओ। किसने बताया था इसे? लैंडस्टीनर ने। कब बताया? 1900 में। ठीक, तो समझ आ गया होगा कि एंटीजन्स पे ही इनका नाम पड़ा, ब्लड ग्रुप को ए, बी, ओ और ए बी। तो देखते हैं, मेनली एंटीजन्स 4 प्रकार के नहीं होते हैं, मेनली एंटीजन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एंटीजन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक ए और दूसरा बी। ठीक, उनको ब्लड ग्रुप में बांटा गया 4 प्रकार में। कैसे? जिसमें ए एंटीजन्स पाए गए उसको ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी उसको बी, और जिसमें ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स नहीं पाए गए उसको ओ नाम दिया गया। बाद में डिकैस्टलो स्टर्नी ने बताया कि जिसमें नहीं पाए गए वो तो ठीक है, लेकिन जिसमें ए और बी दोनों पाए गए तो उसको नाम दिया गया ए बी। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप हमारे हो गए 4, क्योंकि एंटीजन सिर्फ 2 ही होते हैं। तो ये देखिए, हम लोग बात करते हैं एंटीजन्स एंटीजन्स और एंटीबॉडीज को। देखिए, ये है ब्लड ग्रुप। जिन एंटीजन्स में ए ब्लड ग्रुप है उनमें एंटीजन्स ए पाए गए, जिसमें बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन बी, और जिसमें ए बी यानी कि उसमें एंटीजन ए भी पाया गया और बी भी, और जिसमें ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए गए। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ट्रांसफ्यूजन मतलब, जैसे हम लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को ब्लड की कमी होती है तो दूसरे पर्सन से ब्लड चढ़ाए जाते हैं। तो इसके लिए एंटीजन और एंटीबॉडीज का पता होना नेसेसरी हो जाता है।
तो जिस व्यक्ति के एंटीजन्स में, अगर जिस व्यक्ति के एंटीजन्स में ए है तो यानी कि उसमें एंटीबॉडीज बी होता है, सिमिलर नहीं होते। अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडीज भी ए हो जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, उसमें कोलैप्स कर जाएगा, यानी चिपकने लगेगा। ठीक है, तो वो क्लॉटिंग का केस बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है, व्यक्ति जो है डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में एंटीजन ए उसमें एंटीबॉडी बी यानी डिफरेंट है उससे, और जिसमें बी उसमें ए, और जिसमें ए बी, जिसमें दोनों एंटीजन्स पाए जाएंगे तो उसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, और जिसमें एंटीजन्स नहीं रहेंगे उसमें एंटीबॉडीज दोनों पाई जाएंगी। तो यहां पे हम लोगों ने देखा एंटीजन्स और एंटीबॉडीज को। अब हम लोग जानते हैं कि कौन ब्लड किसको दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें एंटीजन और एंटीबॉडीज पता होंगी तभी हम ये जान पाएंगे कि ब्लड किसको देना है। क्योंकि अगर सिमिलर एंटीबॉडीज सिमिलर एंटीजन्स को दे देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन का मतलब चिपकना, ब्लड चिपकने लगेगा, जिससे हार्ट अटैक के केसेस बनने लगते हैं। तो देखिए कौन किसको दे सकता है, कौन किससे रिसीव कर सकता है, यानी रिसीवर कौन है, डोनर कौन है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए है यानी उसमें एंटीजन ए है, और एंटीजन जिसके पास ए है उसके पास एंटीबॉडीज ए नहीं होनी चाहिए। ठीक, एंटीबॉडीज ए नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके पास, या ये ए को दे सकता है, ए से रिसीव कर सकता है। ए से रिसीव कर सकता है, इसका मतलब कि एंटीबॉडी जिसमें बी है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ओ से समझ सकते हैं कि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सभी को दे, मतलब सभी से ले सकता है और ओ सबको देता है। बात समझ में आ रही है? जैसे ओ है ये सभी को देगा, यानी सभी इससे रिसीव करेंगे। और ए बी क्या है, ए बी जो है सभी से रिसीव करेगा, ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो एक पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं, ओ क्या होता है, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ठीक, तो ये सभी से लेगा, ए बी क्या करेगा, सभी से ब्लड लेगा। तो देखिए रिसीवर यानी कि ए जो है ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ठीक, बी से ले सकता है और ओ से, यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ब्लड ग्रुप ओ से, ब्लड ग्रुप ए से, ब्लड ग्रुप बी से, ब्लड ग्रुप ए बी से ले सकता है। ठीक, अब ब्लड ग्रुप ओ ये ओनली ओ से ले सकता है। ठीक, सिर्फ ओ से ही ले सकता है, क्योंकि ये सिर्फ डोनर ही होता है, रिसीवर नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं, किसको किसको दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाले को देगा और ए बी वाले को देगा। बी ब्लड ग्रुप को देगा, ए बी वाले को देगा। और ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है वो ए बी ब्लड ग्रुप को देगा। और ओ ब्लड ग्रुप ए को देगा, बी को, ए बी को और ओ को। अब अगर हम कहें
ए प्लस और ए माइनस क्या है? तो बात यहां पे कंफ्यूजन वाली हो जाती कि ए प्लस और ए माइनस। एक्चुअल में ये प्लस आर एच फैक्टर्स को डिनोट करता है। अब आर एच फैक्टर क्या है? आर एच वर्ड रिसर्च से आया है, का मतलब रिसर्च एक स्पीसीज है किसकी? मंकी की। अब मंकी क्यों पहुंच गए? क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स थे। क्या थे? प्रोटीन। और जिसमें जिसमें यानी जिस जिस व्यक्ति में ये प्रोटीन्स पाए गए रिसर्च वाले, तो उनको कहा गया कि आर एच फैक्टर पॉजिटिव यानी आर एच प्लस। ठीक। और जिसमें नहीं पाए गए ये प्रोटीन, तो उसको कहा गया आर एच माइनस। जिसमें ये प्रोटीन एब्सेंट थे उनको कहा गया आर एच माइनस। इतना क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि आर एच प्लस वाला आर एच माइनस को ब्लड अगर देता है लगातार, तो उसमें डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगता है। अगर हम कहें आर एच प्लस वाला डोनर है, यानी अपना ब्लड दे रहा है किसी पर्सन को जो कि आर एच माइनस है, तो पहली बार अगर डोनेट करता है तो फर्स्ट टाइम अगर डोनेट करता है तो उससे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाई देते। मोर हार्मफुल इफेक्ट नॉट विजिबल। ठीक, ज्यादा हार्म नहीं होता है। लेकिन अगर सेकेंड स्टेज पे यानी सेकेंड टाइम पे अगर ये आर एच प्लस वाला पर्सन आर एच माइनस वाले को अपना ब्लड डोनेट कर रहा है, तो इससे डेथ होगी। डेथ की पॉसिबिलिटी यहां मैक्सिमम है। कारण क्या है? यहां पे एंटीबॉडीज का कारण है। अब एंटीबॉडीज यहां कैसे आई, बात को समझिए। ये एंटीबॉडीज यहां कहां से आ गया? एक्चुअल में ये क्या है? एंटीजन्स भी एक प्रकार के प्रोटीन है और एंटीबॉडीज भी एक प्रकार के प्रोटीन है। एंटीजन पैथोजेंस का काम करते हैं, मैंने बताया था, जब बाहर से पार्टिकल्स आते हैं। तो जिसका ब्लड आर एच माइनस है, अगर उसमें आर एच प्लस का ब्लड इन्वॉल्व करेंगे तो उसके लिए वो क्या काम करेगा? बाहर का पार्टिकल काम करेगा। जैसे उसके लिए वो फॉरेन पार्टिकल हो गया, अब वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और इसके लिए अपनी एंटीबॉडीज को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, एक्टिव बनाएगा, उसको सक्रिय करेगा। तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा होने लगता है। तो पहली बार अगर हम ब्लड दे रहे हैं किसी को, तो उसमें एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इतना नहीं हो पाता कि वो पूरे जो है ब्लड को हार्म कर सके। लेकिन अगली बार जब हम उस पर ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है? ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना अपने मेमोरी में रिकॉर्ड किया रहता है। और जैसा हम लोगों ने मेमोरी सेल पढ़ा था, ठीक, तो इसमें एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और एंटीबॉडीज क्या काम करेंगी? उसको फाइट करेंगी फॉरेन पार्टिकल समझ के। ठीक, और फॉरेन पार्टिकल समझ के इसको क्या करेंगी? जो आर एच माइनस वाला है, मतलब आर एच प्लस आर एच माइनस को दे रहा है, तो आर एच प्लस को क्या करेंगी? डिस्ट्रॉय कर देंगी। आर एच प्लस किसको डिस्ट्रॉय करेंगी? आर एच माइनस को, मतलब इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आई? इसमें मैंने बताया कि आर एच प्लस एक पर्सन है और आर एच माइनस एक पर्सन है। ठीक, तो आर एच प्लस ने अपना ब्लड डोनेट किया आर एच माइनस को। ठीक,
अब ये जो RH प्लस वाला है, ये एंटीजन यानी पैथोजेंस की तरह वर्क कर रहा है, और एंटीबॉडी इसके ब्लड में बनेगा, एंटीबॉडीज उस पैथोजन से फाइट करेंगी और उनको किल करेंगी। और अगर किल नहीं कर पाई तो फिर क्या होगा, मतलब ये इन दोनों में जो है फिर ये एंटीबॉडीज का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा तो फिर इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये है केस। तो इसीलिए AB प्लस और AB माइनस, RH प्लस अगर है तो AB प्लस, यानी कि AB प्लस का मतलब क्या है कि ये एंटीजन इसमें A है, और जो RH हमने बताया कि जो रिसस वाला जो प्रोटीन है वो इसमें प्रेजेंट है। A प्लस का मतलब इसमें रिसस वाला प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर A माइनस कह दिया तो एंटीजन तो A है लेकिन इसमें रिसस वाला प्रोटीन इसमें एब्सेंट है। तो ये केस है। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आया होगा। अब हम लोग स्लाइड के माध्यम से कुछ समझ लेते हैं। देखिए इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यदि आपकी आरबीसी पर एंटीजन्स मौजूद है तो RH पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर निगेटिव है तो RH निगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की बात हो रही है, जो डोनर होता है वो O निगेटिव सभी को दे सकता है, और ये जो रिसिपिएंट होता है वो AB, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पे हमें समझनी थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब ये ब्लड का चूंकि लास्ट सेशन है तो हम लोग थोड़ा सा डिसऑर्डर्स के बारे में भी देख लेते हैं, और एक चीज समझ लेते हैं कि जो ये इनहेरिटेड भी होते हैं ब्लड, जिसको हम लोग कहते हैं, एक और स्लाइड ले लेते हैं, जीन के बारे में थोड़ा जानते हैं। इस आई का मतलब क्या है, आइसोहीमोग्लूटिनिन। ये क्या है, ये जीन है, और इससे क्या होता है, हम लोगों को पता है कि जिसका जैसे अगर एंटीजन्स है वो प्लेसेंटा के माध्यम से फीटस में या बेबी में जाता है, तो अगर AB है तो जो फीटस है, बेबी है, उसमें भी वही एंटीजन्स जनरली दिखाई देता है। तो किसके माध्यम से होता है, जीन के माध्यम से होता है, और इसे आइसोहीमोग्लूटिनिन कहते हैं। तो IgA इसमें यानी कि एंटीजन A डोमिनेंट, IgB यानी कि B डोमिनेंट, IgO इसमें यानी एंटीजन एब्सेंट, और IgAB यानी कि इसमें दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। बस इतनी सी बात थी। और लास्ट सेशन में हम लोग ये देख लेते हैं, डिसऑर्डर्स वाला एक लास्ट टॉपिक है, ब्लड डिसऑर्डर। देखिए हम लोगों ने एनीमिया की बात की थी, ब्लड की कमी, ये तो देख ही लिया था, और हीमोफीलिया ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब समझ ही रहे होंगे कि ऑफ स्प्रिंग में करता है काम, जैसे कि ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतति होता है, पेरेंट से बेबी में जाता है, ठीक। और ये ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर, जिसके बारे में भी हमने WBC में पढ़ा रखा है। जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे वाली क्लासेस को जाके देख सकता है, ठीक है। अगर इसी तरह पढ़ने के लिए हमारे साथ इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।